दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कड़वा सच चैनल पर। हम अपनी बेटियों को चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, उड़ना सिखाते हैं, लेकिन जब वही बेटी अपनी उड़ान में घायल होकर हमारे पास आती है तो हम उसे क्या सिखाते हैं? चुप रहना। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है उस पड़ोसी से, उस रिश्तेदार से, उस समाज से जिसका चेहरा हमने कभी देखा भी नहीं। आज की कहानी एक ऐसी मां की है जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे अपनी बेटी की जान से ज्यादा अपनी इज्जत की फिक्र थी। एक ऐसी गलती जिसका बोझ अब वो ताउम्र अपने सीने पर लेकर घूम रही है। कहानी शुरू होती है बनारस के एक मध्यम वर्गीय परिवार से। घर में रौनक है। ये घर है सुमन का। सुमन 22 साल की एक चुलबुली, पढ़ी लिखी और सपनों से भरी लड़की। उसके पिता रमेश एक बैंक कर्मचारी हैं और मां सावित्री एक साधारण गृहिणी। सावित्री के लिए दुनिया का मतलब सिर्फ उसका परिवार और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा थी। वो अक्सर सुमन से कहती, बेटी, हम शरीफ लोग हैं, हमारे दामन पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। सुमन हंसकर टाल देती। सुमन की शादी तय हुई विकास से। विकास एक बड़े शहर में इंजीनियर था, परिवार रईस था, रुतबा था। सावित्री फूली नहीं समा रही थी। उसे लगा जैसे उसने अपनी बेटी के लिए राजकुमार ढूंढ लिया है। शादी की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। पिता ने अपनी पीएफ की जमा पूंजी लगा दी। मां ने अपने पुश्तैनी जेवर बेच दिए। शादी वाले दिन जब विदाई हो रही थी, सावित्री ने सुमन को गले लगाकर एक बात कही जो हमारे समाज की हर दूसरी मां अपनी बेटी से कहती है, देख सुमन, अब वो ही तेरा घर है। डोली यहां से जा रही है, अब अर्थी वहीं से उठनी चाहिए। छोटी मोटी बातों को दिल से मत लगाना। जो झुकता है वही घर बसाता है। सुमन ने नम आंखों से सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि ये झुकना एक दिन उसे तोड़कर रख देगा। सुमन अपने ससुराल पहुंची। शुरुआती एक महीना सपनों जैसा था, लेकिन जैसे ही नई बहू का टैग हटा, असलियत सामने आने लगी। विकास एक शक्की और गुस्सैल मिजाज का आदमी था। उसकी मां यानी सुमन की सास को दहेज में मिली कार छोटी लग रही थी। ताने शुरू हुए। पहले खाने में नमक कम होने पर ताने मिले, फिर कपड़ों पर और फिर परवरिश पर। पहली बार हाथ तब उठा जब सुमन ने अपनी मां से फोन पर बात करने की इच्छा जताई। विकास ने उसका फोन छीनकर दीवार पर दे मारा। मायके वालों की जासूसी करने आई है यहां? मेरे घर की बात बाहर गई तो जुबान खींच लूंगा। सुमन सहम गई। उस रात उसने अपनी मां को फोन नहीं किया। 3 महीने बाद सुमन पहली बार अपने मायके आई, पगफेरे की रस्म के बाद। वो पहले से दुबली हो गई थी। आंखों के नीचे काले घेरे थे। सावित्री ने देखा लेकिन अनदेखा कर दिया। सुमन ने हिम्मत जुटाई। रसोई में मां के पास जाकर बोली, मां, विकास अच्छे इंसान नहीं है। वो मुझे मारते हैं, छोटी छोटी बातों पर गाली देते हैं। मुझे वहां डर लगता है मां। सावित्री का हाथ रुक गया। उसने गैस बंद की और डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा कि कहीं कोई सुन न ले। उसने सुमन का मुंह अपने हाथों में लिया और बोली, पागल हो गई है? अभी शादी को 3 महीने हुए हैं। आदमियों का गुस्सा तो उनकी मर्दानगी होती है। थोड़ा सब्र कर, प्यार से समझा। अभी अगर तूने कुछ बोला तो समाज क्या कहेगा? लोग कहेंगे लड़की में ही खोट होगा। जो 3 महीने में ही घर उजड़ गया। लेकिन मां, वो मुझे बेल्ट से। सावित्री बात काटते हुए बोली, चुप, बिल्कुल चुप। तेरे पिताजी को दिल की बीमारी है, तुझे पता है ना? अगर उन्हें पता चला कि उनकी लाडली दुखी है तो वो जीते जी मर जाएंगे। मेरी खातिर अपनी खामोशी को अपना गहना बना ले। सुमन चुप हो गई। मां का डर, समाज की बदनामी का डर उसके दर्द से बड़ा हो गया। सुमन वापस ससुराल लौट गई, लेकिन अब उसके अंदर कुछ मर चुका था। उसे पता चल गया था कि उसका अपना घर अब कोई नहीं है। मायके में समाज का पहरा है और ससुराल में हैवानियत का। वक्त बीतता गया। 1 साल, 1.5 साल। विकास की दरिंदगी बढ़ती गई। अब वो शराब पीकर आने लगा था।
सुमन के शरीर पर नीले निशान अब आम हो चुके थे। वो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनती ताकि पड़ोसियों को निशान न दिखें। एक रात विकास ने हद पार कर दी। उसने सुमन को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। सुमन का सिर फट गया, खून बहने लगा। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने पुलिस को बुलाना चाहा, लेकिन विकास के परिवार ने पैसे खिलाकर मामला रफादफा कर दिया। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए सुमन ने अपनी मां को फोन किया। मां, मुझे ले जाओ यहां से, वो मुझे मार डालेगा। आज उसने मुझे सीढ़ियों से फेंक दिया। मेरा बच्चा गिर गया मां, उसका गर्भपात हो गया था। अब मुझसे नहीं सहा जाता। सावित्री उस वक्त एक शादी समारोह में थी। आसपास रिश्तेदार थे। उसने फोन पर फुसफुसाते हुए कहा, सुमन धीरे बोल। देख, बच्चा गिरने का अफसोस है, लेकिन यह सब तो चलता रहता है। तू अब वापस आ गई तो तेरी छोटी बहन की शादी कौन करेगा? सब थूकेंगे हम पर। थोड़ा और बर्दाश्त कर ले, बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। सुमन ने फोन काट दिया। उस दिन सुमन को समझ आ गया कि उसकी मां को उसकी लाश मंजूर है, लेकिन तलाकशुदा बेटी नहीं। सुमन ने खुद को बदलना शुरू किया। वो पत्थर बन गई। न वो हंसती न रोती, लेकिन विकास को उसकी ये चुप्पी और चुभने लगी। उसे लगता था कि सुमन उसे इग्नोर कर रही है। एक दिन सुमन को पता चला कि विकास का किसी और औरत के साथ चक्कर है। जब उसने विरोध किया तो विकास ने उसे कमरे में बंद कर दिया और 3 दिन तक खाना नहीं दिया। भूखी प्यासी सुमन ने खिड़की से पड़ोसी के फोन से आखिरी बार अपने घर फोन मिलाया। इस बार उसने मां को नहीं, पिता को फोन करने की सोची, लेकिन फोन सावित्री ने उठाया। सुमन, मां, ये आखिरी बार बोल रही हूं, या तो मुझे यहां से ले जाओ या फिर मेरी लाश लेने आना। मुझे अब समाज का डर नहीं है, मुझे मौत का डर लग रहा है। सावित्री उस दिन अपने किटी पार्टी की सहेलियों के साथ बैठी थी। उसने झुंझलाकर कहा, तू हमेशा ड्रामा क्यों करती है सुमन? हम क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? 2 दिन बाद होली है, हम आ रहे हैं मिलने, तब बात करेंगे, अभी तमाशा मत कर। और फोन काट दिया। सावित्री ने अपनी सहेलियों की तरफ देखा और झूठी हंसी हंसते हुए बोली, अरे कुछ नहीं, आजकल की लड़कियों में सब्र ही नहीं है, बस सास की शिकायतें करती रहती है। उसे नहीं पता था कि यह उसकी अपनी बेटी की आवाज सुनने का आखिरी मौका था। लोहड़ी की रात थी। पूरा शहर लोहड़ी के जश्न में सराबोर था। ढोल बज रहे थे। विकास शराब के नशे में धुत होकर घर आया। उसने सुमन को घसीटते हुए हॉल में लाया। तू मेरी मां को जवाब देती है, मेरी जासूसी करती है, आज तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूं। सुमन चीखी, चिल्लाई। उसने अपनी सास के पैर पकड़े। मां जी, मुझे बचा लीजिए। सास ने मुंह फेर लिया। विकास ने केरोसिन की बोतल उठाई। सुमन की आंखों के सामने उसकी मां का चेहरा आया। वो मां जिसने कहा था सहन शक्ति औरत का गहना होता है। सुमन ने आखिरी बार सोचा, मां देखो मेरी सहन शक्ति, आज मैं जल रही हूं ताकि तुम्हारी इज्जत पर आंच ना आए। आग की लपटें उठीं। सुमन की चीखें बाहर ढोलन गाड़ों के शोर में दब गई। किसी पड़ोसी ने नहीं सुना, या शायद सुनकर अनसुना कर दिया, क्योंकि यह तो पति पत्नी का आपसी मामला था। अगली सुबह सावित्री के घर फोन बजा। हेलो सावित्री जी, हम सिटी हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। आपकी बेटी सुमन, वो अब नहीं रही। जलने की वजह से उसकी मौत हो गई है। सावित्री के हाथ से फोन छूट गया। पूरी दुनिया सन्न रह गई। वो अस्पताल भागी। रमेश सुमन के पिता बदहवास थे। वहां मुर्दा घर में सफेद चादर के नीचे सुमन लेटी थी। वो चेहरा जो कभी गुलाब जैसा खिलता था, अब कोयला बन चुका था। सावित्री चीखना चाहती थी, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने सावित्री की तरफ देखा और कड़वे शब्दों में पूछा, क्या बेटी ने कभी कोई शिकायत नहीं की थी? क्या आपको नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है? सावित्री के कानों में सुमन के वो शब्द गूंजने लगे, मां, वो मुझे मारते हैं, मां,
मुझे ले जाओ। मां, ये आखिरी बार बोल रही हूं। सावित्री घुटनों के बल गिर गई। उसने जिस समाज के डर से अपनी बेटी को चुप कराया था, आज वही समाज अस्पताल के बाहर खड़ा तमाशा देख रहा था। वही पड़ोसी कह रहे थे, अरे मां बाप को पता होगा, फिर भी लालच में चुप रहे होंगे। लड़की ने बताया तो होगा, पर इन्होंने ही वापस भेज दिया होगा। जिस बदनामी से सावित्री डरी थी, वो बदनामी अब चीख चीख कर उसके माथे पर कलंक बन गई थी। लेकिन इस बदनामी की कीमत बहुत बड़ी थी, उसकी कोख का उजड़ जाना। सावित्री आज भी जिंदा है, लेकिन वो हर पल मरती है। जब भी वो किसी मां को अपनी बेटी को डांटते हुए सुनती है, तो उसका कलेजा कांप जाता है। उस रात सुमन नहीं मरी थी। उस रात एक मां का वो विश्वास मर गया था, जो कहता है कि मां दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होती है। सुमन तो चली गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई एक कड़वा सच। दोस्तों, आपसे एक सवाल है कि अगर आपके परिवार में किसी के साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। हम डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि जब हमारी बेटी इस दुनिया में ही नहीं रहेगी तो वो लोग क्या कर लेंगे? 4 लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर हमने न जाने कितनी बेटियों की चिता सजा दी। अगर उस दिन सावित्री ने कहा होता, चलिए बेटा, भाड़ में गया समाज, हम रूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन तुझे यहां मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे, तो आज सुमन जिंदा होती। अगर आपकी बेटी आपसे कहे कि वो तकलीफ में है, तो उसे समझौता करने की सलाह मत दीजिए। उसका हाथ पकड़िए और उसे वहां से निकाल लाड़िए, क्योंकि तलाकशुदा बेटी मरी हुई बेटी से लाख गुना बेहतर है। समाज की इज्जत का लिबास बेटी के कफन से ज्यादा कीमती नहीं हो सकता। आज अपनी बेटी से पूछना, क्या वो खुश है, या वो भी सिर्फ आपकी इज्जत बचाने के लिए खामोश है? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे शेयर जरूर करें। शायद कोई एक इंसान जाग जाए और किसी एक सुमन की जान बच जाए। तब तक के लिए संभल कर रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि कड़वा सच यही है कि ये दीवारें भी सुनती है, लेकिन बोलती नहीं। बोलना आपको पड़ेगा। धन्यवाद।